हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज के बारे में जो कि है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, जो कि है सोप्स और डिटर्जेंट जिससे हम धोते हैं हमारे कपड़े, जिससे हम हमारा शरीर धोते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि वो कार्बन के यौगिकों से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको रोज दिखाई देता है। तो फिर अब वक्त जाया नहीं करते और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे क्रियाकलाप। ठीक है, क्रियाकलाप यानी कि एक एक्टिविटी। तो अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है 2 परख नलियों में लगभग 10 ml पानी लेना है। तो हम 2 परख नली लेंगे और दोनों में हम 10 ml पानी भर देंगे। मान लीजिए ये 10 ml है। ठीक है, ये 2 परख नली है और ये 10 ml हमने पानी इसमें भर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब दोनों परख नलियों में तेल की एक एक बूंद डालनी है। तो हमने दोनों परख नलियों में तेल की एक एक बूंद को डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब उन्हें ए और बी नाम देना है। ठीक है, तो हमने ये दे दिया ए और ये दे दिया बी। आगे परख नली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंदे डालिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम साबुन के घोल की भी कुछ बूंदे डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है पानी, ठीक है, और तेल और साबुन। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है बस पानी और तेल। ठीक है, इतना समझ आया। आगे क्या है, अब कुछ समय के लिए दोनों परख नलियों को जोर जोर से हिलाइए। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों परख नलियों को लेंगे और जोर जोर से हिलाने लग जाएंगे। दोनों परख नली को, जिसमें पानी और तेल है वो भी, और जिसमें पानी तेल और साबुन है वो भी। ठीक है, इतना समझ आया। आगे इसके बाद आप उन्हें हिलाना बंद कर दें। क्या आप दोनों परख नलियों में तेल और पानी की परतों को अलग अलग देख सकते हैं? तो इन्होंने क्या बोला, हमने ए और बी को अच्छे से हिलाया, फिर उन्होंने बोला कि अब बंद कर दो और फटाफट से देखो क्या ए और बी दोनों में तेल की आपको अलग से परत दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट पूछा है परख नलियों को कुछ समय के लिए स्थिर रखें। अब क्या हमने सब पहले तो हिला लिया, हिलाने को एकदम से रोक दिया और उसके जस्ट बाद हमने देखा कि क्या तेल की परत हमको दिख रही है। उसके बाद में हमने क्या करा, हमने हिलाने के बाद में कुछ समय इसको स्थिर रख दिया। पहले तो हमने फटाफट से देखा था हिलाते ही, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला कि कुछ समय स्थिर रखने को। तो हमने कुछ समय स्थिर रखा। फिर क्या है, क्या तेल की परत अलग हो जाती है? इस पहले किस परख नली में होता है, ऐसा पहले किस परख नली में होता है? तो इन्होंने क्या बोला कि पहले परख नली ए और बी लेने का, पानी और तेल ए में है, पानी तेल और साबुन बी में है। दोनों को हिलाया, हिलाने के जस्ट बाद क्या आपको अलग अलग परतें दिखती है, ये आपको देखने को बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला कुछ समय तक उसको स्थिर रखने को। ठीक है, आराम से स्टेशनरी उसको रखने को, बिना हिलाए। बिना हलाए जब हम रखते हैं उसको, तब हम देखते हैं कि हम ए में भी एक तेल की हमको परत दिखाई पड़ने लग जाती है। हमको बिल्कुल हिलाने के बाद भले ही ना दिख रही हो, लेकिन थोड़े टाइम स्थिर रखने के बाद में हमको परख नली ए में हमको तेल की परत दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इस क्रियाकलाप से क्या हमको समझ में आया कि ये साबुन हमारे तेल के साथ में कुछ ना कुछ क्रिया तो करता है। इसीलिए परख नली ए में हमको, जिसमें साबुन नहीं है, तेल की परत बिल्कुल दिखाई दी, लेकिन परख नली बी में हमको तेल की परत इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि उसमें साबुन है। और इस साबुन और तेल का क्या क्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आया, हमने अभी तक क्या करा, हमने क्रियाकलाप में ये बताया कि साबुन और तेल आपस में कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो करते ही है। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े फिर। आगे है साबुन एवं अपमार्जक, ये कैसे कार्य करते हैं, तो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। ठीक है, साबुन है हमारा सोप, ठीक है, और अपमार्जक है हमारा डिटर्जेंट, जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, वो वाला डिटर्जेंट। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। तो जितने भी हमारे मैल होते हैं, हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, हमारे बालों पे लग जाते हैं, सारे जो मैल हैं वो तेलीय होते हैं। ठीक है, वो उनका बेस जो होता है, उनका फाउंडेशन जो होता है वो तेल का होता है। तो अधिकांश मैल तेलीय होता है। और हमको ये तो पता ही है कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। अगर हम एक परख नली में पानी और तेल लेंगे, तेल के ऐसे ऊपर एक परत दिखेगी और ये पानी होगा। तो पानी और तेल अघुलनशील है। तो यदि हमारे कपड़ों में, ये कपड़ा मान लीजिए और ये हमारा तेल का मैल है, ठीक है, ये हमारे तेल का मैल है, तो क्या ये पानी से धोने से हट जाएगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि पानी और तेल आपस में अघुलनशील है, अघुलनशील है। ठीक है,
इतना समझ में आया? तो हमको ये समझ में आ गया कि अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और सिर्फ पानी से तो तेल वाला मैल नहीं हटने वाले, क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इन अणुओं के आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में पारस्परिक क्रिया करती है। तो हमने ये पढ़ा था पहले एस्टरीकरण में कि किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के मिला के एस्टर बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका जो पिछली बारी में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल हमको देते हैं एस्टर। अब इसी एस्टर में जब हम कोई क्षार मिला देते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमको देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और उसके साथ साथ में अल्कोहल। ठीक है, तो समझ में आया हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम एवं पोटेशियम, अगर हम इसको KOH से करें तो हमको पोटेशियम लवण मिल जाएगा, अगर हम NaOH से करें तो हमको सोडियम लवण मिल जाएगा। तो इस तरह से एस्टर को जब हम क्षार के साथ में प्रतिक्रिया करवाते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिलता है, और यही लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण ही साबुन में होते हैं। और इस प्रतिक्रिया को हमने अगर याद हो तो नाम दिया था साबुनीकरण, है ना, नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इन अणुओं के आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के पारस्परिक क्रिया करती है। तो इन अणुओं में जो आयनिक भाग होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मान लीजिए ऐसा कुछ है लंबा सा, ठीक है, और अंत में है हमारा O और यहाँ पे ONA। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा आयनिक भाग। ठीक है, ये है हमारा आयनिक भाग जहां पर हमारा सोडियम है, और ये कार्बन की श्रृंखला वाला है हमारा नॉन आयनिक भाग या फिर कार्बन श्रृंखला वाला भाग। ठीक है, तो आयनिक भाग जो है वो जल के साथ में जुड़ जाता है, वो जल के साथ में प्रतिक्रिया करता है, पारस्परिक प्रतिक्रिया करता है, और जबकि हमारी कार्बन श्रृंखला वाला जो पार्ट है, कार्बन श्रृंखला वाला जो भाग है वो तेल के साथ में अभिक्रिया करता है। अब ये कहां पर इस्तेमाल आएगा हम आगे पढ़ेंगे, पर ये याद रखना है कि हमारा जो आयनिक भाग है वो जल के साथ में अभिक्रिया करता है, और हमारी कार्बन श्रृंखला वाला भाग तेल के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, आयनिक सिरे जल रागी है, जबकि कार्बन श्रृंखला जल विरागी है। तो आयनिक सिरे जो हैं उनको तो भैया बहुत प्यार है जल से, और कार्बन श्रृंखला जो है वो बिल्कुल विरोध करता है जल का, वो बिल्कुल नहीं पसंद जल। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आयनिक भाग लव। ठीक है, आयनिक भाग लव क्यों? ये पानी से बहुत प्यार करता है, ये जल रागी होता है। और हमारा कार्बन श्रृंखला वाला भाग, कार्बन श्रृंखला हेट। ठीक है, ये याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? आयनिक भाग पानी से बहुत प्यार करता है, कार्बन श्रृंखला वाला भाग पानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ठीक है, समझ आया इतना? ये देखिए जो हमारे पास में हमको दे रखा है चित्र में, ये वाला जो भाग है वो हमारा जलरागी सिरा यानी आयनिक सिरा, ये हमारा आयनिक सिरा हुआ। ठीक है, ये बहुत प्यार करता है पानी से, और ये वाला जो हमारा भाग है वो है हमारा जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा मतलब कार्बन श्रृंखला वाला सिरा, और कार्बन श्रृंखला पानी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर। आगे है सोडियम, और हम अब देखेंगे कि इस प्यार और नफरत के वजह से किस तरह से हम साबुन की मदद से तेल को हटा देते हैं। ठीक है, तो सोडियम या पोटेशियम का सिरा जल की ओर तथा कार्बन श्रृंखला अंदर की ओर होती है। तो हमको ये पता है सोडियम और पोटेशियम वाला आयनिक वाला सिरा है, और आयनिक वाला सिरा क्या करता है? आयनिक वाला सिरा लव करता है, प्यार करता है पानी से। तो आयनिक वाला सिरा ये मान लीजिए ये पानी में है, पूरा ये पानी में है।
ठीक है। तो आयनिक वाला सिरा तो बाहर पानी की ओर रहेगा और कार्बन श्रृंखला वाला जो है वो अंदर की ओर आपस में रहेगा, अंदर की ओर वो मुड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर कम पानी है तो कार्बन को अच्छा लग रहा है और बाहर की ओर ज्यादा पानी है तो आयनिक को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कुछ सर्कल के शेप में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे सर्कल गोल आकार में आ जाएंगे, जिससे कि आयनिक सिरा जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जल मिल पाए और कार्बन श्रृंखला जो है उसको कम से कम जल मिल पाए। तो अंदर की ओर कार्बन श्रृंखला आ जाती है और बाहर की ओर जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां पर आयनिक सिरा आ जाता है, या फिर सोडियम में पोटेशियम वाला सिरा आ जाता है। यह जटिल संरचना जिसे मिसेल कहा जाता है तेल की गंदगी को घेरे हुए होता है। तो ये जो आपको जटिल संरचना दिख रही है ऐसी 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 ऐसी, है ना, ऐसा ही कुछ बना हुआ है ना भाई, ऐसा ही कुछ बना हुआ है ना। तो यहाँ पर तो है पानी और जो कार्बन की श्रृंखला है वो बिल्कुल घेर लेती है हमारे तेल के मैल को। क्यों? क्योंकि कार्बन को बहुत ज्यादा नफरत है पानी से, तो पानी के अलावा जो भी मिलता है कार्बन भैया उसको घेर लेता है। तो कार्बन की श्रृंखला जो है वो तेल की गंदगी को इसी तरह से घेर लेती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर इतना समझ में आ गया है तो अब मिसेल क्या है? मिसेल, ये जो हमने जटिल संरचना पढ़ी यहाँ पर, इसको हम, इस वाली संरचना को हम मिसेल बोलते हैं, ठीक है। मिसेल, इंग्लिश में इसको MICLLE भी लिखते हैं। समझ आया मिसेल क्या है? ये जटिल संरचना जो है जिसके अंदर कार्बन श्रृंखला अंदर की ओर गंदगी को घेर लेती है और हमारे आयनिक सिरा पानी की ओर बाहर की ओर होता है, उस संरचना को हम मिसेल या फिर मिसेल संरचना कहते हैं, ठीक है। मिसेल या फिर कुछ नहीं, मिसेल, ठीक है। आगे क्या है? अब आगे है अणुओं के समूह जिनमें जल विरागी के सिरे अंदर की ओर तथा जल रागी सिरे जल की ओर होते हैं, उसे मिसेल कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, मिसेल क्या चीज है? जल विरागी जो है उस सिरे के अंदर की ओर होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, है ना, ऐसे होते हैं कि नहीं? तो जल विरागी भैया अंदर की ओर है यहाँ पर, है ना, और जल रागी जो है वो बाहर की ओर है। जो जल रागी सिरे हैं वो जल की ओर रहते हैं, उस संरचना को हम मिसेल कहते हैं, ठीक है। मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम है क्योंकि तेल की गंदगी मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। जो तैलीय मैल होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन को पानी से नफरत है, तो पानी के अलावा जो भी होता है कार्बन उसके साथ में जुड़ जाता है, उसको घेर लेता है। तो ये जो सारे कार्बन है वो आपस में ऐसे घेर लेते हैं इस तेलीय गंदगी को और इस तरह से वो हमारे कपड़ों में से मैल निकाल देते हैं। तो मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम है क्योंकि तेल की गंदगी मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाती है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है और जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया। ये देखिए चित्र में तेल की बूंद बीच में है और बाहर सारे आयनिक वाले सिरे हैं, जल रागी सिरे हैं और अंदर की ओर ये सारे हमारे जल विरागी सिरे हैं, ठीक है। जल विरागी सिरे हैं। कौन से हैं जल विरागी सिरे? कार्बन की श्रृंखला वाले सिरे। समझ आया? इतना समझ आ गया होगा, बहुत आसान था, है ना। अब क्या है, मिसेल गंदगी साफ करने में मदद कैसे करता है, क्या करता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, मिसेल निम्नलिखित तरीकों से गंदगी को हटाने में मदद करता है। तो नीचे हमको स्टेप्स दे रखे हैं, उस स्टेप्स में हमको मिसेल जो है वो गंदगी हटाने में मदद करता है। हमने मिसेल के बारे में पढ़ा और मैंने ये भी बताया कि मिसेल के वजह से साबुन सक्षम होता है मैल को हटाने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए। लेकिन कैसे होता है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, साबुन के अणु अपने जल विरागी सिरों से खुद को तैलीय गंदगी से जोड़ देते हैं। तो जल विरागी सिरे यानी कि कार्बन वाले सिरे, तो कार्बन वाले सिरे से वो गंदगी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। और बाहर होता है हमारा आयनिक जल रागी सिरा, है ना। पूरा बनाइएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो पूरा ऐसे बनाना, ठीक है। आगे क्या है, अधिक से अधिक साबुन के अणुओं का समूह गंदगी के चारों ओर मिसेल बनाता है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये गंदगी है और धीरे धीरे कार्बन का जो सिरा है, कार्बन का सिरा इससे आके अटैच हो रहा है, इसको घेर रहा है। तो जितने भी ज्यादा हमारे समूह बन सकते हैं उतने ज्यादा साबुन के अणु आते हैं और पूरे के पूरे गंदगी का समूह बनाकर एक मिसेल बना लेते हैं। तो क्या समझ में आया, गंदगी के आसपास जितने भी हमारे साबुन के अणु
उस गंदगी के साथ में जुड़ सकते हैं, वो जुड़ते हैं, हर ओर से जुड़ते हैं, चारों ओर से जुड़ते हैं और मिलकर एक मिसेल की संरचना करते हैं। तो क्या है? जल रागी सिरा, जल रागी सिरा, जल विरागी सिरा, साबुन का अणु। ये जल विरागी सिरा है और ये जल रागी सिरा है। ठीक है। चिकनाई अथवा मेल, तो चिकनाई को किस तरह से हटाता है? जल विरागी सिरा आकर चिकनाई से लग जाता है और चारों ओर से घेर कर वो मिसेल की तरह एक मिसेल की संरचना कर देता है और मिसेल के केंद्र में होता है हमारा तैलीय मैल। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे है हमारा मिसेल। आयन आयन प्रतिकर्षण के कारण एक साथ नहीं जुड़ पाते। बहुत से मिसेल एक साथ जुड़े नहीं रह सकते। तो क्योंकि मिसेल में आयनिक हमारा एक सिरा है Na+ का, इस आयनिक प्रतिकर्षण, दूसरे के पास में भी Na+ है और आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन दोनों के प्रतिकर्षण के द्वारा ज्यादा मिसेल जो है वो आपस में जुड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनमें आयन आयन प्रतिकर्षण होता है। तो जब हम जोर से झटकते हैं तो मिसेल की गंदगी को भी आसानी से धोया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे मिसेल है पानी के साथ में, ठीक है, बीच में तेल है, ऐसा कुछ है ना, है कि नहीं? ऐसा है ना। अभी ये मिसेल इकलौता है, ये किसी और मिसेल के साथ में नहीं जुड़ा है। दूसरा मिसेल यहाँ पे अपना काम कर रहा है भाई, है ना, उसको और किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, ये अपना काम कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको जोर से झटकते हैं तो ये मिसेल पानी के साथ में ही गंदगी को लेकर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, इनका आपस में कोई आकर्षण है ही नहीं कि ये कपड़े से लगे रहे। इनका आकर्षण है इस गंदगी से और पानी से। तो पानी जैसे जैसे जुड़ता आगे बढ़ता जाता है, हम झटकते हैं, उसको पानी को निकालते हैं, तो पानी के साथ साथ में हमारे मिसेल के बीच में जो गंदगी होती है वो भी मिसेल के साथ में निकल जाती है। ठीक है, तो गंदगी को जोर से झटक कर और पानी से दूर किया जा सकता है क्योंकि मिसेल एक दूसरे के साथ बंधे नहीं हो सकते। तो गंदगी को जोर से झटकेंगे तो पानी के साथ में मिसेल को भी दूर किया जा सकता है क्योंकि मिसेल आपस में कोई भी बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं। समझ में आ गया? तो मिसेल से किस तरह से गंदगी साफ होती है समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। एक और बार समझा देती हूँ। मिसेल बनाता है तो बीच में केंद्र आ जाता है। केंद्र कौन सा होता है? हमारा तैलीय मैल का। ठीक है, ये तैलीय मैल हमारे पूरे मिसेल के केंद्र में बिंदु की तरह बीच में होता है। ठीक है, इसके साथ में हमारा कार्बन श्रृंखला इसको घेर कर एक बंध बना लेता है। ठीक है, अब जब हम इसको जोर से झटकते हैं तो ये सारे पानी के साथ में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिसेल का आपस में कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें आयन आयन प्रतिकर्षण होता है, इसलिए आपस में बंधे हुए नहीं हो सकते। ये बंधे हुए हैं उस तेल की बूंद से और उसके साथ साथ पानी से। पानी निकलता है तो वो तेल की बूंद को भी लेकर निकल जाते हैं और इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। समझ में आया किस तरह से साफ होता है? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है हमारी जल की कठोरता। आप बोलोगी मैम ये जल मृदुल और कठोर का मतलब क्या है? जल तो जल होता है। नहीं, जल के भी दो तरह होते हैं, जल कठोर भी हो सकता है। ये हमारा जो जल है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कठोर जल और एक होता है मृदुल। ठीक है, मृदुल जल। ठीक है, कठोर को हम हिंदी में हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हार्ड वाटर बोलते हैं और मृदुल को हम इंग्लिश में सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और इनमें क्या अंतर है हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? कभी कभी साबुन से नहाते समय झाग जो है कठिनाई के साथ में बनता है और पानी से धोने के बाद मैल नामक एक अघुलनशील पदार्थ रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम नहाते हैं तो हम देखते हैं कि साबुन झाग बना ही नहीं रहा और पानी से धोने के बाद में भी झाग की जगह पर कुछ हमारा श्वेत रंग का मैल दिखता है जो कि अघुलनशील होता है, जो कि पानी में नहीं घुलता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी नहाने के लिए वो कठोर पानी होता है, उसमें जल की जो कठोरता है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारा जो साबुन है वो उसके साथ में आसानी से झाग नहीं बनाता और अंत में जाकर एक अघुलनशील पदार्थ जिसको हम मैल बोलते हैं वो बना देता है। आगे क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ साबुन की अभिक्रिया पानी की कठोरता का कारण बनती है। ये अभिक्रियाएं अघुलनशील उत्पाद देती हैं और साबुन की प्रभावशीलता को कम करती है। इसलिए हमें अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे हार्ड वाटर में, हमारे कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम
ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो कि हमारे साबुन के अणुओं के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रक्रिया से हमको देते हैं एक अघुलनशील मैल। ठीक है, इस वजह से इस कार्बन और मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया के वजह से साबुन के साथ में हमारे साबुन की प्रतिक्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है और इस वजह से हमको ज्यादा साबुन का उपयोग करना पड़ता है झाग बनाने के लिए। तो समझ में आया? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो कि हमारे साबुन के अणुओं के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया कर कर एक अघुलनशील मैल नाम का पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी साबुन की प्रभावशीलता जो है वो कम हो जाती है और हमको ज्यादा साबुन का उपयोग करना पड़ता है कम झाग बनाने के लिए। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे है हमारा अपमार्जक। ठीक है, अभी तक हमने साबुन के बारे में पढ़ा था, अब हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम साबुन और अपमार्जक दोनों ही तो मैल हटाने के लिए होता है, दोनों में क्या ही डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, देखते हैं। ठीक है, अपमार्जक सामान्यतः क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ सल्फोनिक अम्ल या अमोनियम लवण के सोडियम लवण होते हैं। तो हमारे अपमार्जक हमारे वो क्या थे, हमारे साबुन थे हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, लेकिन अपमार्जक क्या है, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ सल्फोनिक अम्ल या अमोनियम लवण के सोडियम लवण। तो इसमें क्लोराइड, सल्फोनिक और सोडियम हो सकता है, इसमें ब्रोमाइड, अमोनियम और सोडियम हो सकता है, इसमें क्लोराइड, अमोनियम और सोडियम हो सकता है। इस तरह से इनके अलग अलग लवण हो सकते हैं। तो साबुन था हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ का सोडियम लवण। ठीक है, सोडियम लवण। लेकिन अपमार्जक क्या हो सकता है, अपमार्जक हो सकता है हमारा ब्रोमाइड या क्लोराइड के सल्फोनिक या अमोनियम लवण के सोडियम लवण। तो इनमें ये सारी चीजें होती है हमारे डिटर्जेंट में, और साबुन में केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। कौन दोनों के पास में, हमारे साबुन और अपमार्जक दोनों के पास में लंबी कार्बन श्रृंखला तो है। हालांकि इन यौगिकों के आवेशित सिरे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील उत्पाद नहीं बनाते। लेकिन जो हमारा अपमार्जक है, हमारा साबुन क्या करता था, कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते थे उसके साथ में अभिक्रिया कर श्वेत रंग का मैल बना देता था, लेकिन अघुलनशील मैल बना देता था। लेकिन अपमार्जक जो है उसके आवेशित सिरे जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में कोई भी अघुलनशील उत्पाद नहीं बनाते हैं। तो इसलिए कठोर जल में हमारा अपमार्जक फिर भी प्रभावशील होता है। ठीक है, प्रभावशाली होता है। ठीक है, इस प्रकार वे कठोर जल में प्रभावी रहते हैं। इनका उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो साबुन हमारा वैसे तो शरीर धोने में काम आता है और अपमार्जक जो है वो शैम्पू और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, कपड़े धोने के जो उत्पाद हैं वो बनाने में काम आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपमार्जक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, हमारे कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसके साथ में कोई भी अघुलनशील उत्पाद नहीं बनाते हैं और कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साबुन के साथ में। साबुन तो भाई हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कठोर जल में पाए जाते हैं उनके साथ में अपना लवण बनाकर अपना अघुलनशील एक उत्पाद बना देते हैं। समझ में आया? तो अपमार्जक क्या है और किस तरह से ये साबुन से अलग है, उसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग है शैम्पू और कपड़े धोने में, क्योंकि ये कठोर जल में प्रभावी रहता है। समझ आ गया? आगे अब हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? क्या कर सकते हैं हम? हमने अभी अभी पढ़ा कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी होता है ना? तो इसलिए हम डिटर्जेंट या अपमार्जक से नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते
कि कोई जल कठोर है या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कठोर जल एवं मृदुल जल दोनों जल में एक समान झाग देता है। कठोर जल में भी हमारा डिटर्जेंट प्रभावी होता है, इसलिए डिटर्जेंट के उपयोग से तो हम नहीं बता सकते कि जल आखिर कठोर है या नहीं है। हम साबुन की मदद से जरूर बता सकते हैं। साबुन कठोर जल में एक अघुलनशील मैल बना देता है, लेकिन डिटर्जेंट कठोर जल एवं मृदुल जल दोनों में प्रभावी होता है और दोनों में एक समान झाग बनाता है। समझ आया प्रश्न एक? ये तो बहुत ही सिंपल था, हमने अभी अभी पढ़ा था, उसी को बस लिख देना था। ठीक है, आगे क्या है? लोग कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों है? हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारा मिसेल जो है वो आपस में बंधे हुए नहीं होते, है ना? तो जब हम कपड़े को रगड़ते हैं या पीटते हैं या पटकते हैं या वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो साबुन सामान्य तरीके से पूरे मैल पर लग जाता है। ठीक है, और इससे मिसल बनने में आसानी होती है। समझ आया? तो रगड़ना, वॉशिंग मशीन में पटकना और पीटना और जो भी करना है, मारना पीटना, सब कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि साबुन जो है हमारे सामान्य तरीके से पूरे मैल पर लग जाता है और इससे मिसल बनने में आसानी होती है। और जैसे ही फिर हम झटकते हैं मिसल बनने के बाद में हमारे कपड़े को, तो वो पानी के साथ में मिसल भी निकल जाता है, इसीलिए उसको हमें रगड़ने की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि क्यों रगड़ने, मारना पीटना क्यों है हमारे कपड़ों को? ताकि पहले तो साबुन सामान्य तरीके से फैल जाए, उसके बाद में झटकने पर पानी के साथ साथ में मैल को लेकर भी ये मिसल सारे के सारे बाहर निकल जाए और हमारे कपड़े को बिल्कुल साफ कर दे। समझ में आया? ये सेशन इतना ही था। और एक गुड न्यूज भी है कि आपका चैप्टर 4, आपका अध्याय 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये आपका आखिरी सेशन था। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब आप सब कुछ जो भी मैंने पढ़ाया था इस अध्याय का रिवाइज कर ले, वरना ये अध्याय बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं। अगली बार हम मिलेंगे अध्याय 5वें के साथ में, लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।